हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है। पहले हम जो है 2 पार्ट लेके आ चुके हैं आपके सामने, जिसमें इस पार्ट से संबंधित काफ़ी जानकारी अर्जित की है। अब हम पार्ट 3 में करने जा रहे हैं यहाँ के नगरीय केंद्र और उसके स्थापत्य के बारे में जानकारी। और इसमें हम महानवमी डिब्बा, कमल महल, हाथियों के अस्तबल आदि विभिन्न इमारतों के बारे में सचित्र, सरल और संपूर्ण जानकारी सारगर्भित तरीके से एकत्र करेंगे। और आपको ये पार्ट जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इस पार्ट का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए आप इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। वीडियो समाप्त होते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले जो है हम राजकीय केंद्र की बात करें, यानी कि रॉयल सेंटर की। तो ये राजकीय जो केंद्र है, ये हमारे को, अगर हम विजयनगर का नक्शा देखते हैं तो उसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और ये राजकीय केंद्र जो है उसके खंडहर हैं जो ये बताते हैं कि ये कभी बहुत ही वैभवशाली और विशाल जो है रहा होगा, और यहाँ पे भव्य इमारतें रही होंगी। लेकिन राजकीय केंद्र होने के बावजूद यहाँ पे महल आदि, राज परिवार के रहने के निवास आदि होने के बावजूद यहाँ पे 60 से अधिक जो है मंदिर भी मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि राजा जो है वो राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ काफ़ी धार्मिक विचारों के भी होते थे, और धर्म की प्रमुखता उस समय रही थी। यहाँ पर विभिन्न तरह के मंदिर मिले हैं, क्योंकि जो विजयनगर में एक ही राजवंश ने शासन नहीं किया, विभिन्न प्रकार के राजवंशों ने शासन किया है। कि ये केंद्र में अगर भवनों की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 30 भवन ऐसे हैं जिनकी पहचान जो है वो राजकीय महलों के रूप में हुई है। यानी कि वो अलग अलग राज परिवार के सदस्यों के लिए महल होते थे। रानियों के महल और राज परिवार के अन्य सदस्यों के महल जो हैं, ऐसे 30 भवन जो हैं इस परिसर के अंदर मिले हैं। और ये परिसर, जैसा कि हम बता चुके हैं, कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। ये जो है धार्मिक केंद्र है, लेकिन धार्मिक केंद्र यहाँ होने के बावजूद, जैसा हमने पहले देखा था कि ये रॉयल सेंटर के अंदर यह भी जो है काफ़ी सारे मंदिर, लगभग 60 मंदिर जो हैं यहाँ पर उनके अवशेष मिले हैं। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ी संरचना है, और ऐसा जो है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बहुत बड़े यहाँ पर संरचनाएं बनी हों। लेकिन फिर भी जो यहाँ मंदिर हुए हैं उनमें अनुष्ठानिक कार्य जो है वो होते रहे थे। तो इन संरचनाओं में, मंदिरों के बीच अंतर यह था कि बाद में निर्माण पूरी तरह से चिनाई के लिए किया गया था। यानी कि यहाँ, जबकि धर्मनिरपेक्ष इमारतों की अधिरचना विनाशकारी सामग्रियों से बना था। इसका मतलब ये है कि जो अन्य हिंदू धर्म के अलावा जो यहाँ पर और मस्जिद वगैरह भी मिली हैं, जैसे यहाँ पर है, ये इस्लामिक क्वार्टर है, तो ये जो इमारतें हैं वो यहाँ के विनाशकारी सामग्रियों का मतलब है कि वहाँ पे जो स्थानीय इमारतें जो पहले से रही होंगी उनको तोड़कर उन्हीं सामग्रियों का उपयोग करके इन जो है धर्मनिरपेक्ष इमारतों की रचना की गई थी। हम महानवमी डिब्बे की बात करते हैं, जो कि विजयनगर के साथ जो है गहराई से जुड़ा हुआ है। और तो इस क्षेत्र में जो सबसे जो विशिष्ट जो संरचना है उसे भी माना जाता है। तो यहाँ जो ये इमारतें जो हैं उनके वो राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों को भी बताती है। और राजाओं का महल जो है बाड़ों का सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और वहाँ पर रचनाएं नहीं मिली हैं। सिर्फ राजाओं के महल ही बड़े नहीं होते थे, वहाँ अन्य इमारतें भी बड़ी बड़ी मिली हैं। तो शाही निवास में होने का जो निश्चित प्रमाण ये है कि यहाँ पर जो है 2 प्रभावशाली मंच हैं। तो एक तो है दर्शकों का हॉल और दूसरा है महानवमी डिब्बा, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो महानवमी डिब्बा जो है ये एक ऊंचा विशाल जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऊंचा विशाल मंच है जहाँ से जो है धार्मिक क्रियाएं जो हैं संचालित की जाती थी। और इसके आसपास जो है दर्शक हॉल भी है, दर्शक दीर्घा भी थी, जो उन धार्मिक क्रियाओं को वहाँ से देखा करते थे। तो ये जो है एक मंडप
है जो दो मंजिला मंडप है इस परिसर में मिला है, तो इसमें जो है इसके चारों तरफ जो है दोहरी दीवारें हैं। दोहरी दीवारों का मतलब दो दीवारें हैं और उनके बीच में जो है एक गली जाती है। तो इस तरह से जो है वो या दो दोहरी दीवारों से घिरा हुआ ये एक ये भवन है, और ये गली जो है दोहरी दीवारों से घिरी हुई इसका परिक्रमा स्थल को दर्शाती है। और ये जो पूरी इमारत जो है ये क्या है, खम्भों पे टिकी हुई है, और इन खम्भों पर बड़ी ही सुंदर जो है कलाकृतियाँ जो है अंकित की गई हैं, और इनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी इसमें बनी हुई हैं। लेकिन ये खम्भे इतने पास पास बने हुए हैं तो इससे जो है इतिहासकारों को ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दरअसल में इनका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता होगा, इन्हें किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। और यहाँ पर जो है सभा मंडप जो है इसको माना जाता है कि ये सभा मंडप था, यहाँ सभाएं आयोजित की जाती होंगी। नियमित अंतराल पर पास पास में जो है कुछ खांचे बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, जिनमें लकड़ी के खम्भों को लगाया जाता होगा। और लकड़ी के खम्भे आज विद्यमान नहीं हैं क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है और वो नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ पत्थर से बनी हुई इमारतें ही अभी बची हैं, तो उनमें जो है ये लकड़ी के स्तंभ लगाए जाते थे। तब वहाँ पर धार्मिक आयोजन किया जाता था, तो उन छिद्रों में लकड़ी के खंभे लगाकर वहाँ पर पंडाल आदि लगाया जाता रहा होगा। अब महानवमी डब्बा की आकार प्रकार की बात करते हैं, तो ये जो है शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। और ये विशालकाय मंच जो है उसका क्षेत्रफल जो है 11,000 वर्ग फीट है, और ये जो है आधार की इसके ऊंचाई जो है वो 40 फीट है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से इसके बेस से जो इसकी हाइट है वो जो है 40 फीट यानी कि 40 फुट है। तो इसके जो चारों तरफ जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी अच्छी कार्विंग की गई है, लकड़ी के संरचनाओं पर के विभिन्न तरह के पत्थरों पर और लकड़ी के चीज़ों पर जो है अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं। आप यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं कि पत्थरों पर विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो कि बड़े शानदार तरीके से उकेरे गए हैं। महानवमी के त्यौहार की बात करें तो ये त्यौहार जो है महानवमी डब्बा में और उसके आसपास की इमारतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। और ये जो है सितंबर अक्टूबर में जो शरद मास आता है वो उस समय में जब शरद मास के नवरात्र आते हैं तो वो नवरात्र का मतलब है कि 8 दिन देवी की पूजा होती है। 8 उसके जो है देवी के होते हैं दिन, और 9वें दिन जो है भगवान राम की रामनवमी उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और 10वें दिन जो है दशहरा होता है। तो ये कुल 10 दिन का जो है त्यौहार होता है। तो यहाँ पर ये बड़ी धूमधाम से उस समय मनाया जाता था। तो शरद मास में मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दशहरा जो है वो उत्तर भारत में जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है जब रावण का जो है दहन किया जाता है। इसके अलावा बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है जब माँ दुर्गा ने जो है महिषासुर का वध किया था। तो कुछ उत्तर भारत में भी जो है लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें जो है व्रत रखते हैं, 9 दिन जो है उनका उपवास रहता है। तो इसके अलावा जो है महानवमी का त्यौहार जो है जिसे वो जो है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय का मतलब नीचे जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर महानवमी का त्यौहार जो है ये 9 दिन का वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तो ये जो त्यौहार है ये विजयनगर के शासक जो है अपना इस पे बड़े धूमधाम से मनाने के पीछे कारण ये था कि विजयनगर के शासक इसमें अपना रुतबा, अपनी ताकत और अपने अधीनस्थ जो राज्य होते थे या उनके अधीन जो नायक वर्ग होता था उनके ऊपर अपना प्रभुत्व साबित करना चाहते थे और अपनी शान शौकत इस अवसर पर दिखाया करते थे।
तो ये त्यौहार का आयोजन किस तरह से होता था, किस तरह से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड होता था, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि जो ये धार्मिक अनुष्ठान यानी कि जो रिलीजियस रिचुअल होते थे उसमें क्या क्या किया जाता था। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती थी, जो उनके जो है देवी देवताओं की, जो आराध्य देवी देवता होते थे उनकी पूजा की जाती थी। साथ ही साथ जो राजकीय अश्व होता था उसकी भी पूजा की जाती थी, और भैंसे या अन्य किसी जानवर की बलि दी जाती थी। और यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल प्रोग्राम होते थे उनमें नृत्य यानी कि डांस होते थे, कुश्ती प्रतियोगिताएं होती थी, रेसलिंग होती थी, और राजा जो है वो अपने अतिथियों द्वारा दी जाने वाली औपचारिक भेंटें ग्रहण करता था। और साथ ही साथ जो है सजाए गए घोड़ों की, हाथियों की और रथों और सैनिकों की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती थी। तो ये जो है वहाँ के लोगों के लिए के साथ साथ आसपास के अन्य राज्यों के लिए भी एक जो है अवसर होता था राजा की शान शौकत को देखने का। अंतिम दिन अपनी और नायकों की सेना का राजा द्वारा निरीक्षण किया जाता था, और फिर नायक जो है उसके बाद एक बड़ी भेंट लेके आते थे, क्योंकि पिछले भाग में हमने देखा है कि नायकों को वर्ष में एक बार राजा से मिलने अवश्य आना पड़ता था। तो वो इस अवसर पर आमंत्रित होते थे, तो बड़ी बड़ी भेंटें लेके राजा को लेके आते थे, क्योंकि उनकी नियुक्तियां जो हैं राजा द्वारा की जाती थी और राजा के अधीन ही वो कार्य करते थे और उसी की अनुकंपा पे रहते थे। तो इसीलिए वो बड़ी भेंटें लेके आते थे। साथ ही उनके ऊपर जो नियत कर होता था, जो फिक्स कर रखा होता था, तो उन फिक्स्ड टैक्सेस को देने के लिए जो है वो राजा के पास आते थे। तो वो जो है इस अवसर पर भेंट किया जाता था। कमल महल जो है यहाँ की खूबसूरत इमारतों में से एक है, जो अभी भी जो है अपने शानदार तरीके से विद्यमान है। तो ये राजकीय भवनों में सबसे सुंदर भवनों में से एक माना जाता है, और इसका नामकरण जो है वो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था। उन्होंने इसकी आकृति को कमल के समान समझकर इसका नाम कमल महल रखा। तो भवन के उपयोग के बारे में यहाँ अभी कुछ निश्चित नहीं है कि ये भवन जो है किस कार्य में प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन मैकेंजी ने जो अपना मानचित्र बनाया था उसमें उन्होंने इसको परिषदीय भवन बताया, यानी कि काउंसिल बिल्डिंग बताया, और जहाँ की राजा जो है अपने परामर्शदाताओं के साथ विचार विमर्श करता था। तो और इस तरह से इस महल का उपयोग जो है एक सभागृह के रूप में किया जाता रहा होगा, ऐसा मैकेंजी का कहना है। अब कमल महल के स्थापत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका एक ऊर्ध्व रेखा चित्र दिखाया गया है, यानी कि ड्राइंग दिखाई गई है। इसको दिखाने के पीछे कारण ये है कि जो इस तरह से स्केच से जो चीज़ सामने निकल के आती है वो उसकी इमारत के चित्र को देख के उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ सकती। तो गहराई से समझने के लिए इसको इस रेखा चित्र को दिखाया गया है। तो यहाँ जो है अगर हम इसके मेहराबों को देखें, ये जो मेहराब हैं अलग अलग ये मेहराब बनाए गए हैं, ये दरअसल क्या है इस्लामिक संस्कृति से अपनाया गया है। मेहराब संस्कृति इस्लाम के द्वारा भारत में आई थी, लेकिन इसका जो है भारतीयकरण भी किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं हंस वगैरह, ये बेल बूटे वगैरह, इस तरह से कलाकृतियाँ, इसकी सजावट जो की गई वो एक भारतीय कला है। तो इस तरह से इमारतों के अंदर जो मंडप वगैरह बनाए गए वो, और साथ ही साथ जो है ये मेहराब बनाए गए, तो ये एक इंडो इस्लामिक तकनीक का नमूना है। अब कमल महल जो है इसमें अगर इसकी बात करते हैं, इसके स्थापत्य की बात करते हैं, तो इसमें 9 मीनारें थी, और 9 मीनारों में जो सबसे बीच की मीनार है जो यहाँ भी दिखाई गई है रेखा चित्र में, तो ये सबसे ऊंची होती थी, और इसके चारों तरफ जो है इसके अराउंड में जो है, जैसा कि आप चित्र में और इस रेखा चित्र में भी देख रहे हैं, तो इस तरह से ऊंची इमारतें दिखाई गई हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपको 1 2 3 4 5 दिख रही हैं, इसी तरह से इनके पीछे की तरफ भी होंगी। तो इस तरह से ये 3 इमारतें इनके पीछे वाली आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कुल मिला के 5 और एक ये 6 और 3 पीछे वाली इमारतें मिलके जो है ये कुल 9 मीनारें जो हैं ये
हो जाती हैं। तो इसमें 9 मीनारें थी, एक जो है बीच वाली सबसे ऊंची थी और 8 जो हैं वो थोड़ी छोटी इमारतें थी। तो इसकी आकृति एक खिले हुए कमल की भांति है, जिसके बीच वाली जो है इमारत इधर बीच का हिस्सा दिखाती है और साइडों वाली जो है कमल की पंखुड़ियों की तरह है। तो इसीलिए इस इमारत को अंग्रेज यात्रियों ने जो है कमल महल या लोटस पैलेस का नाम दिया। अब जो है एक और मंदिर की बात करते हैं जिसका नाम है हजार राम मंदिर, 1000 राम टेम्पल है। इसका जो है जैसा कि इन चित्रों में आप देख रहे हैं, इस मंदिर का जो है कितना भव्य रहा है ये आपको इन चित्रों के द्वारा पता लगा। तो इसका उपयोग जो है वो राजकीय परिवार द्वारा, राजा द्वारा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि ये जो मंदिर है राजभवन के बिल्कुल पास में स्थित है और इसका उपयोग जो है इसीलिए राज परिवार द्वारा ही पूजा अर्चना के लिए किया जाता था। तो हजार राम मंदिर का जो शिल्प है उसकी बात करें तो इनकी दीवारों और स्तंभों पर हम देख रहे हैं कि रामायण के चित्रों को उकेरा गया है। रामायण से संबंधित विभिन्न घटनाओं को जो है इसकी दीवारों और स्तंभों पर जो है अंकित किया गया है, जिससे ये मंदिर काफ़ी भव्य बन गया है। अब जो है हम बात करते हैं हाथियों के अस्तबल की। तो ये हाथियों का जो अस्तबल है ये कमल महल के बिल्कुल साथ लगती इमारत है जहाँ हाथियों को रखा जाता था। और तो इस इमारत का जो है ये अस्तबल जो है भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस्लामिक संस्कृति के हिसाब से ही जैसे इस्लाम में गुंबद बनाए जाते हैं और मेहराब भी है इनमें और गुंबद भी हैं, तो इस तरह से ये भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें 11 जो हैं बड़े विशाल कमरे हैं और इनकी छत भी काफ़ी ऊंची है, क्योंकि इसमें हाथियों का निवास स्थान था, हाथी रहते थे, इसलिए छतें काफ़ी इसकी ऊंची बनाई गई हैं। और इनमें से 11 में से 10 कमरों पर जो है विशाल गुंबद बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गुंबद जो हैं बने हुए हैं। और बीच में एक जो है उसका वो जो है उस पर गुंबद नहीं बनाया गया है, उस पर अलग तरह की एक इमारत बनी हुई है। तो इनमें जो है बनाने के लिए ईंटों का और चूने का उपयोग किया गया और गुंबद को ढोल के आकार में अष्टकोणीय और धारीदार जो है जैसे अलग अलग आकारों में बनाया गया था। अष्टकोणीय का मतलब 8 कोण वाला बनाया गया और जैसा कि ढोल होता है उस आकृति का बनाया गया था। और मध्य का जो गुंबद है ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा गुंबद है। तो इसका निर्माण जो है संगीतकारों तथा वादक मंडलियों के लिए किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो है बैठ के जब हाथियों के खेलों का आयोजन किया जाता होगा तो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाने वाले बैठते हैं, उनके लिए इस गुंबद का निर्माण किया गया था, जहां वो संगीतकार जो है और वादक मंडलियां विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाते थे और हाथियों से जुड़े हुए विशेष आयोजनों के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो ये जो आकृति आपको ये दिखाई दे रही है इस चित्र में ज़्यादा क्लियर आपको भव्यता के साथ दिखाई दे रही है, इसीलिए इसी के 2 चित्र जो हैं अलग अलग कोणों से आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो भाग है यहाँ पर संगीतकारों के लिए ये जो है गुंबद बनाया गया था। आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन तो आप दबा ही देंगे। धन्यवाद।